क्या होगा अगर दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एयरक्राफ्ट सेफ ही ना हो। पिछले 20 सालों में बोइंग ने कई हार्ट ब्रेकिंग फेलियर्स देखे, डिजाइन फ्लॉ से लेके डिवास्टेटिंग क्रैश तक। और इस महीने की 12 तारीख को एक एयर इंडिया का बोइंग 787 टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड में क्रैश हो गया अहमदाबाद में। 260 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। फिर से ऐसा कैसे हो गया? हाय, मेरा नाम है सुमित और मैं जर्मनी में एक साइंटिस्ट हूं। और मैंने 20 से ज़्यादा पेपर्स लिखे हैं मटेरियल्स के ऊपर। और इन पेपर्स में मैंने बताया है कि मटेरियल्स और स्ट्रेस का रिलेशन क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं ह्यूमन स्ट्रेस कितना भारी पड़ सकता है एक एयरलाइन के ऊपर। आज की कहानी लैब टेस्ट या इक्वेशन से भरी नहीं होगी। ये उन लम्हों की बात होगी जब इंजीनियरिंग फेल हो जाती है 30,000 फीट की हाइट पे, और उसका प्राइस चुकाना पड़ता है मासूम लोगों को जिन्हें ये पता भी नहीं था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज। मेरा मानना यह है कि चाहे बच्चा गरीब हो चाहे अमीर, शिक्षा पे सबका समान अधिकार है। इसलिए मैंने इस चैनल का मिशन बनाया है फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इन नीड। इसलिए YouTube के एल्गोरिथम को सपोर्ट करने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब वीडियो पे वापस आते। तो जैसा मैंने बताया कि मैं जर्मनी में रहता हूं और जब भी इंडिया आता हूं तो मोस्टली बोइंग का ड्रीम लाइनर ही यूज करते हैं ट्रैवल के लिए। लेकिन ऑनेस्टली हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। कभी स्क्रीन ब्रोकन होती है, कभी विंडोज, कभी सीट इतनी लूज होती है कि ऐसा लगता है कि लैंडिंग के टाइम पे वो उखड़ के हाथ में आ जाएगी। एक बार तो फ्लाइट इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी कि मैंने सोचा अगर इंटीरियर इतना पुअरली मेंटेन्ड है तो सोचो इसका एक्सटीरियर कैसे मेंटेन करते होंगे, उनका क्या हाल होता होगा। ये सिर्फ मेरी कंप्लेन नहीं है या फिर सिर्फ एक पैसेंजर की कंप्लेन नहीं है। ये सिग्नल है कि जब सेफ्टी या क्वालिटी एक चेकलिस्ट आइटम बन जाती है तो वो ट्रस्ट को भी हिला सकती है। और अब आती है वो कहानी जो सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं, एक वेकअप कॉल बन चुका है। ये कहानी है विश्वास कुमार रमेश की, जो 40 साल के आदमी हैं। वो लंदन में रहते थे और ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थे। कुछ दिन पहले ही वो इंडिया आए, सिर्फ अपने परिवार से मिलने, अपनी माँ के हाथ का खाना खाने, भाई के साथ वक्त बिताने। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलके डीयू की ट्रिप प्लान की, थोड़ा घूमे, थोड़ा हंसे, पुरानी यादों में जीवन ढूंढा। फिर आई वापस जाने की घड़ी। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, एक बोइंग ड्रीमलाइनर 787 जो उन्हें लंदन गैटविक ले जाने वाला था। विश्वास की सीट तो 11A थी, पर उसके भाई अजय की सीट अलग थी। सीट अलग थी तो क्या हुआ, लेकिन दिल उन दोनों के पास थे। अब समय आता है 1:38 दोपहर का। प्लेन ने टेक ऑफ किया। 240 लोग, सपने, परिवार, जिंदगियां सब उस हवाई जहाज में थे। लेकिन सिर्फ टेक ऑफ करने के 30 सेकंड के बाद एक धमाका हुआ। प्लेन ने हिचकोले खाए, कंट्रोल खो दिया और पायलट ने मेडे मेडे चिल्लाया। और फिर हुआ पूरा प्लेन क्रैश एक रेसिडेंस बिल्डिंग में। जहां एक तरफ प्लेन आसमान में था, दूसरे ही सेकंड वो जमीन पे नजर आया। लेकिन सीट 11A जिंदा थी। विश्वास ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि हर तरफ विमान का मलबा बिखरा हुआ है। वो खुद चोट में था, लेकिन भागता हुआ अपने भाई को ढूंढ रहा था। उसे एम्बुलेंस ने उठाया और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। वो तो बच गया, लेकिन उसका भाई कहीं नहीं था। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए विश्वास ने बस इतना कहा, मैं तो ठीक हूं, पर मेरा भाई अब तक नहीं मिला। प्लीज हेल्प मी फाइंड माई ब्रदर। दोस्तों, विश्वास के जख्म सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है।
उसका दर्द बोइंग के उस एयरक्राफ्ट के डिजाइन, सिस्टम और डिसीजन तक जाता है। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये बोइंग के नाम से जुड़ी एक और कहानी थी। एक और ड्रीमलाइनर जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। आज हम सिर्फ एक सर्वाइवर की कहानी नहीं बता रहे हैं, हम एक सिस्टम का सच खोलने जा रहे हैं जो बार बार फेल हो रहा है और हर बार कीमत होती है इंसानी जिंदगी। आज मैं इस वीडियो के जरिए से बिल्ली के गले में घंटा बांधने जा रहा हूं। तो बिल्ली के गले में घंटी, इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये विश्वास की कहानी हार्ट ब्रेकिंग जरूर है, लेकिन ये अकेली कहानी नहीं है। ये लोगों की डर भरी आंखें, उनके हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करते अहमदाबाद में रिलेटिव्स, ये सब कुछ एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। अगर हम बात करें और थोड़ा पीछे जाएं तो 2000 से लेके अब तक बोइंग एयरक्राफ्ट कम से कम 66 फेटल एक्सीडेंट का हिस्सा हो चुके हैं, जिसमें दुनिया भर में 5700 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। मिसाल के तौर पर ले 2018 में लायन एयर फ्लाइट 610, जिसमें 189 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठा एक सॉफ्टवेयर फॉल्ट की वजह से, और इसके बारे में बोइंग को ऑलरेडी पता था। 2019 में यूथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 में 157 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठा, और ये सिर्फ दोनों एक सेम ट्रैजिक सॉफ्टवेयर की वजह से था। 2020 में आपको पता है कि कोझिकोड केरला में एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 737 रनवे से फिसल गई थी, जिसकी वजह से 21 लोग मारे गए थे। और अब 2025 में एयर इंडिया फ्लाइट A171 260 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। ये सिर्फ अलग अलग हादसे नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर की तरह इशारा करते हैं, और अब ये डाटा में भी क्लियरली दिखाई देता है। बोइंग का 737 मैक्स, जो 2 बड़े क्रैशेस का सेंटर हो चुका है, इसका हल लॉस रेट 1.48 पर मिलियन फ्लाइट है। ये एयरबस की A320 के मुकाबले लगभग 15 गुना ज्यादा है। जब एक एयरक्राफ्ट मॉडल बार बार क्रैश होता है तो वो बैड लक नहीं हो सकता, वो सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। डिजाइन फ्लॉज, रेगुलेटरी लूप होल्स और प्रॉफिट के पीछे भागते हुए ये लोग, जिन्होंने इंसानी जिंदगी को मजाक बना दिया है। कई सारे परिवार बिखर गए और लोग हर रोज प्लेन्स में चढ़ते हैं बिना ये जाने कि उनके आसपास के सिस्टम में क्या रिस्क छुपे हुए हैं। तो नहीं, ये सिर्फ अहमदाबाद की स्टोरी नहीं है, ये बोइंग की कहानी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी है। और ये सवाल कि और कितनी वार्निंग्स इग्नोर होंगी जब तक अगली फ्लाइट एक और हेडलाइन ना बन जाए, तब तक तो आखिर गलती हुई कहां? और ये सब कुछ जानने के बाद भी ये सब फिर क्यों हो रहा है, ये अपने आप को रिपीट क्यों कर रहा है, ये हमें सोचने की जरूरत है। मुझे अभी भी याद है कि 2018 में जब लायन एयर फ्लाइट 610 क्रैश हुई थी, और उसके कुछ ही महीने बाद यूथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 भी क्रैश हो गई। दोनों क्रैशेस में एक बात कॉमन थी, ब्रांड का मॉडल। और वो ब्रांड का मॉडल क्या था? बोइंग 737 मैक्स के प्लेन्स। शुरुआत में तो बोइंग ने बोला कि ये पायलट की गलती है, पायलट को ट्रेनिंग नहीं मिली, इसकी गलती है, ये डेवलपिंग कंट्रीज का इशू है, फलाना फलाना। पर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये छुपा हुआ सच सामने आ गया। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम था MCAS, जो ऑटो पायलट मोड को ऑन करने के बाद बार बार प्लेन की नोज को डिप करता था, जिसके बारे में पायलट को बिल्कुल नहीं पता था, ना उनको इस चीज की ट्रेनिंग दी गई थी बोइंग के द्वारा। ये कोई ह्यूमन एरर नहीं था, ये बहुत बड़ा डिजाइन फ्लॉ था। बाद में बोइंग के इंटरनल ईमेल्स लीक हुए तो उसमें ये बात सामने आई कि उनको इस प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता था, लेकिन उस टाइम पे कोई भी चीज फिक्स नहीं की गई, और उसकी कीमत थी 350 जिंदगियां।
और दुनिया भर में 737 मैक्स की ग्राउंडिंग हो गई थी इन 2 इंसिडेंट्स के बाद। और बोइंग ने एट लास्ट अपनी गलती मानी, जिनमें उन्होंने 1.1 बिलियन से ज़्यादा की पेनल्टी दी, लेकिन उनका सेफ्टी कल्चर वैसा ही था। इसीलिए जब आज इंडिया में एक और बोइंग प्लेन क्रैश की खबर आई तो वो सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं थी, वो एक डेजा वू था, एक वार्निंग जिसे इग्नोर करना मतलब और जिंदगियों को रिस्क में डालने के बराबर है। तो असली सवाल ये है कि ये जो पहले क्रैशेस हुए, इनके पीछे क्या रीजन थे? क्या सिर्फ ये बैड लक था? नहीं, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन था इंजीनियरिंग के शॉर्टकट का, जो लिया गया था कॉर्पोरेट प्रेशर्स की वजह से, और रेगुलेटरी फेलियर्स इनका नतीजा था। बोइंग का MCAS फेलियर सिर्फ एक कोडिंग बग नहीं था, ये एक इंटरनेशनल डिजाइन डिसीजन था, ताकि वो एयरक्राफ्ट को जल्दी मार्केट में ला सके और एयरलाइंस को नए पायलट को ट्रेन भी ना करना पड़े। जब उनके अपने इंजीनियर्स ने कंसर्न दिखाया तो बोइंग ने इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और जब प्लेन क्रैशेस शुरू हुए तो बोइंग ने तुरंत जिम्मेदारी नहीं ली। वो महीनों तक अपनी इमेज बचाते रहे कि हमारी इमेज कैसे ना कैसे बच जाए, जब तक फैमिलीज बस एक सवाल पूछती रही, मेरे अपने वापस क्यों नहीं आए। अगर बोइंग को कंपेयर करते हैं एयरबस के साथ, तो 2000 से लेके अब तक एयरबस के 35 फेटल एक्सीडेंट हुए हैं, जिनकी लिस्ट ये है, और उसमें 2000 से ज्यादा लॉसेस जो लाइफ के हुए हैं वो हुए हैं। लेकिन बोइंग का इससे बहुत ज्यादा है, 67 क्रैशेस हुए हैं, जिसमें 5700 लाइफ जा चुकी है। तो स्टैटिस्टिकली अगर बात करें तो एयरबस के मॉडर्न एयरक्राफ्ट A320 नियो और 350 का जो हल लॉस है वो 2 गुना कम है बोइंग के लॉसेस से। तो इन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या लेसन मिलता है? इससे हमको ये सबसे बड़ा लेसन मिलता है, जब सेफ्टी को स्पीड और प्रॉफिट के पीछे डाल दिया जाता है तो प्राइस पैसेंजर को चुकानी पड़ती है। एविएशन में एक छोटी सी गलती, एक इग्नोर्ड सिस्टम, एक 200 मिलियन के जेट को जमीन पे ला सकती है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स अचानक नहीं आई, बोइंग के अंदर एक लम्हे से ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं स्ट्रेटेजी शिफ्ट के रिजल्ट की वजह से। अगर हम बात करें 1990 से पहले की, तो बोइंग सिर्फ प्लेन्स नहीं, भरोसा बनाता था। इंजीनियर्स को डिसीजंस लेने की पूरी पावर थी और सेफ्टी को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन 1990 के बाद मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मर्जर होने के बाद बोइंग का फोकस कॉस्ट कटिंग पे शिफ्ट हो गया। उन्होंने शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए, शेयर्स को प्रायोरिटी दे दी, और 2013 से 2019 के बीच में बोइंग ने 60 मिलियन से ज्यादा स्टॉक बाय किए, डिविडेंड्स बाय किए, और सेफ्टी सिस्टम्स और R&D बहुत नीचे थे एक्सपेंडिचर्स में। इस माइंडसेट की वजह से कई रश्ड डिसीजन लिए गए बोइंग के द्वारा, जिसमें 737 मैक्स का MCAS सिस्टम कोई इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, वो एक सॉफ्टवेयर वर्क अराउंड था, एक पैच, एक रीडिजाइन को बचाने के लिए। अंदर से तो बोइंग के इंजीनियर्स ने रेड फ्लैग्स उठाए थे, बाहर रेगुलेटर्स को पूरा सच नहीं बताया गया, और पैसेंजर्स, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था। और ये सिर्फ 737 की बात नहीं है, बोइंग का ड्रीम लाइनर, उनका क्राउन जूल, उसने भी काफी सीरियस इश्यूज फेस किए हैं। 2013 में बैटरी फायर ने पूरी फ्लीट को ग्राउंड पे लाके खड़ा कर दिया था। उसके बाद स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स जैसे हाइड्रोलिक लीक्स, फ्यूल लीक्स और इवन वाटर सिस्टम लीक्स जो क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को थ्रेट करते हुए नजर आए, ये सब कुछ रिपोर्ट किया गया है। पिछले 2 सालों में कॉकपिट हार्डवेयर फेलियर्स, इमरजेंसी लैंडिंग और मिड एयर एल्टीट्यूड ड्रॉप की बहुत सारी घटनाएं ड्रीम लाइनर के साथ भी हुई हैं।
और अब ड्रीम लाइनर के 14 साल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फेटल एक्सीडेंट हुआ है इंडिया में। सिर्फ ये नहीं, जो लोग इस सिस्टम के अगेंस्ट में खड़े हुए, जो लोग बोइंग में इस सिस्टम के अगेंस्ट में खड़े हुए, उनको भी दबा दिया गया था। जैसे जॉन बार्नेट थे, वो एक वेटर्न क्वालिटी मैनेजर 787 ड्रीम लाइनर में थे। उन्होंने बहुत सारे डिफेक्ट को एक्सपोज किया था, लेकिन उनपे बोइंग ने प्रेशर बनाया, हरासमेंट किया और 2024 ने उन्होंने अपनी जान ले ली। उनकी फैमिली ने बोइंग के अगेंस्ट केस भी फाइल किया था और इस साल ही बोइंग ने उस केस को सेटल किया है। और वो अकेले नहीं थे। 2020 के बाद से बोइंग के अगेंस्ट 30 से ज्यादा फेडरल विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं, सेफ्टी वायलेशन, रिटेलिएशन और इंटरनल साइलेंसिंग के सीरियस केसेस को लेके। जो दोनों मैक्स डिजास्टर्स हुए थे, जो मैक्स प्लेन के डिजास्टर हुए थे, उनमें बोइंग ने 2.5 बिलियन की पेनल्टी पे की और 2025 में एक अलग से 1.1 बिलियन की प्ली डील रेगुलेटर्स को मिस लीड करने के लिए की गई। लेकिन फैमिलीज अभी भी जस्टिस चाहती हैं, सिर्फ पैसा नहीं। जो मैक्स के ये सारे डिजास्टर हुए, इससे बोइंग को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि उन्हें अपनी लीडरशिप चेंज करने की जरूरत है। इसलिए कैली ऑडबर्ग को उन्होंने लाया। कैली ऑडबर्ग ने बहुत सारे अच्छे डिसीजन भी लिए, मैंडेटरी ट्रेनिंग की, सप्लायर्स के साथ बेटर इंटीग्रेशन किया। ये एक रियल एफर्ट नजर आया जो ट्रस्ट को वापस लेने के लिए किया गया था। लेकिन सच ये है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये रिफॉर्म्स कितने कारगर सिद्ध हुए और क्या ये रिफॉर्म्स लागू हुए हैं कि नहीं। और फिर भी लोग क्यों बोइंग में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, इसका सिंपल सा रीजन है डिलीवरी टाइमलाइंस। इंडिया का जो एविएशन मार्केट है, आपको सोचने की ये जरूरत है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, जिसे इंडिया को बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और बोइंग के पास ऑलरेडी इन्वेंट्री थी जो कि चाइना के लिए बनाई गई थी, जो जियोपॉलिटिक्स की वजह से वहां डिलीवर नहीं हुए। और प्राइस भी एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बोइंग 737 मैक्स अराउंड 117 मिलियन डॉलर्स का आता है और उसी का ही कॉम्पिटिटर एयरबस A320 नियो, जो कि थोड़ा ज्यादा सेफर है, वो 110 मिलियन का आता है। लेकिन एयरबस के पास डिलीवरी स्लॉट्स नहीं है। वो बहुत स्ट्रिक्ट चीजों को चेक करते हैं, हर चीज को देखते हैं, सेफ्टी रेगुलेशन और रूल्स के हिसाब से है कि नहीं, क्योंकि ये एयरबस जो है ये एक यूरोपियन कंपनी है। ये बहुत ज्यादा अकाउंटेबल है अपने सेफ्टी को लेके और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है अपनी सेफ्टी को। ये एयरबस अपना रिस्क कैलकुलेट कर लेती है, तो पैसेंजर्स को प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत ही सेफली अभी तक चल रही है। तो जब अगली बार फ्लाइट बुक करे तो ये याद रखे, सेफ्टी सिर्फ स्पीड और एल्टीट्यूड का नाम नहीं है। सेफ्टी शुरू होती है उन डिसीजन से जो कई सालों पहले लिए गए थे। अब इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? ये सब जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बोइंग अपनी फास्ट डिलीवरी कर रहा है, प्रोडक्ट्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो दुनिया भर में बहुत लोग इस पे विचार कर रहे हैं। और अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद तो लोग और भी ज्यादा इस पे सोचेंगे। तो जो बोइंग मैक्स का जो क्राइसिस हुआ था, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद इंजीनियर्स, जो विसल ब्लोअर्स थे और रेगुलेटर्स ने मिलके ट्रांसपेरेंसी वापस लाने की कोशिश की है बोइंग के अंदर। FAA ने अपना पूरा ओवरसाइज सिस्टम ओवरहॉल किया है और बोइंग को मजबूर किया गया है कि वो मैक्स के सॉफ्टवेयर को रीडिजाइन करे, पायलट्स को स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाए। इंडिया में भी DGCA जैसे रेगुलेटरी बॉडीज ने एक्टिवली रिप्लाई लेना शुरू कर दिया है। आज के क्रैश के बाद तो पहले से ही बोइंग के क्वालिटी चेक्स को वापस देखने की बात हो रही है। सिर्फ नए प्लेन्स के लिए नहीं, जो ऑलरेडी हवा में फ्लाई कर रहे हैं, उन प्लेन्स की भी क्वालिटी चेक्स की बात हो रही। एयरलाइंस भी स्मार्ट बन गई हैं। आकाशा और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसे कैरियर्स अब पायलट ट्रेनिंग, एकेडमिक, मेंटेनेंस हब और फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि जो ऐसी ट्रेजेडी हो रही है, इनको किसी तरीके से प्रिडिक्ट किया जा सके और रोका जा सके। और एज अ पैसेंजर हमारे पास भी पावर होती है। जब अगली फ्लाइट बुक करो, एयरक्राफ्ट का मॉडल जरूर चेक करो, क्वेश्चन पूछो,
ऐसी एयरलाइंस को सपोर्ट करो जो सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देती है। सिर्फ रेट की वजह से उस फ्लाइट की टिकट्स आप बुक मत करो, सेफ्टी को प्रेफरेंस दो। आज का क्रैश सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि किस तरह जिंदगी बदल जाती है, सिस्टम्स की तरह फेल हो जाती है, और कुछ डिसीजंस जो किसी बोर्ड रूम में लिए गए थे वो कैसे इंसानी जिंदगियों को बिल्कुल टच कर देते हैं और चेंज कर देते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ बोइंग की नहीं है, या पायलट्स की नहीं है, या रेगुलेटर्स की नहीं है। ये बात है हम सब की, हर उस भरोसे की जो हम तब रखते हैं जब हम प्लेन्स के दरवाजे के अंदर चढ़ते हैं। अगर इस कहानी ने आपको टच किया, आपको कुछ नया सीखने को मिला, आप अकेले नहीं हैं। आप उन लोगों में से हो जो बिलीव करते हैं कि सेफ्टी ऑपरेशनल नहीं होनी चाहिए और हर सवाल एक नया चेंज की शुरुआत हो सकता है। अगर आप लोग भी मानते हैं कि सेफ्टी को प्रॉफिट से ऊपर रखना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपने कभी प्लेन में बैठने का सोचा है तो कौन से मॉडल में अभी अभी तक बैठे हैं वो जरूर कमेंट करें, और अपने प्लेन का एक्सपीरियंस भी जरूर बताएं, क्योंकि एविएशन का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे जाना नहीं है। एविएशन का मतलब होता है ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट शुरू होता है सच से। तो इस वीडियो में मैं जितना अच्छी तरह हो सकता था अपने तरीके से मैंने चीजों को समझाया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई बहुत अच्छी बात लगी या फिर कोई बहुत बुरी बात लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका सर घुमाने। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।